Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity की इस 2000 MCQs की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में this is going to be test number 36 as has been our tradition that in every test we are picking around 20 questions of UPSC level and then explaining it. So in that series this is going to be test number 36। ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो कि आप सभी स्लाइड्स में सभी वीडियोज़ में कॉमन पाओगे। ये एक सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आपके कंपैरिजन की इंडियन पॉलिटी आप टेस्ट कर सकते हो कि इंडियन पॉलिटी के टर्म्स में आपका नॉलेज जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर ठीक है आपका स्कोर जो है एक्सेलेंट कैटेगरी में गुड्स कैटेगरी में कब आएगा। ठीक है, तो ये आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग टुडेज क्वेश्चन विद 7 विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द बजट और हमें करेक्ट बताना है। द बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बोथ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसी का बजट क्या होता है, अल्टीमेटली खर्चा जो किया है और फिर जो आना है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नो डिमांड फॉर द ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट। अब डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, अलग अलग सेपरेट मिनिस्ट्रीज की डिफरेंट कि भाई हमको इतना चाहिए हमारा काम इतने में होगा। सो नो डिमांड शैल ऑफ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो ये भी आपका सही है। द फाइनेंस एक्ट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है और करेक्ट हमें बताना है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप लोग जानते हैं द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट वी आर यूजिंग इज व्हाट वी डू हैव इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं और उन्हें असेंबलीज में और पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो गवर्न करते हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या क्या टूल्स हैं ये हमें बताने हैं। तो रेफरेंडम, यस रेफरेंडम इज अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनिशिएटिव, रिकॉल। सो all these three are the tools of direct democracy and hence D is going to be the right answer। अच्छा, इस पे एनिमेशन लगा हुआ था इसलिए नेक्स्ट पे ये भाग गया। Who among the following are elected by the लोक सभा अमंग्स इट्स मेंबर। ठीक है, इनमें से कौन से जो लोग हैं वो लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं अमंग्स इट्स मेंबर इटसेल्फ। सो स्पीकर लोकसभा के द्वारा अमंग्स इट्स मेंबर चुने जाते हैं। डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा ही चुनती है अमंग्स इट्स मेंबर। बट स्पीकर देखिए जो प्रोटम स्पीकर हैं ये पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं कि भाई दूसरी कंडीशन अमंग्स इट्स मेंबर तो चुने जाते हैं बट नॉट बाय द लोकसभा। हु चूजेस द प्रोटम स्पीकर, दे आर चोजन, ही और शी इज चोजन by president and not by the Lok Sabha. So 1 and 2 is going to be the right answer A. During the budgetary passes the union parliament has following power। ठीक है, जब बजट वगैरह जब स्पीच दी जाती है और बजट जब बनाना होता है तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। तो इंटरेस्टिंगली पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स, इट इज द प्रेरोगेटिव दैट हैज बीन गिवन टू द कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो प्रपोजल लाया है उस टैक्स को, क्या अगर टैक्स बोला कि इस काम पे इस धंधे पे 4% होना चाहिए तो लेजिस्लेचर्स, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव से ऊपर माने जाते हैं बट वो ये नहीं प्रपोज कर सकते नहीं इस टैक्स को बढ़ा के 4% से 5% कर दो। ये काम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका है। इट कैन अबॉलिश द टैक्स, यस, अगर पास करवा सकते हैं, अगर नंबर्स उनके साइड है तो इस टैक्स को अबॉलिश करवा सकते हैं। इट कैन डिक्रीज द टैक्स, तो यस 4% से 3% करवा सकते हैं, इंक्रीज नहीं करवा सकते। सो 2 and 3 is going to be the right answer, that is B. With reference to right to constitutional remedies consider the following statement। right to constitutional remedies आर्टिकल 32 में आपके मेंशन्ड है। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। An aggrieved person can approach the Supreme Court under right to constitutional remedy if any of the constitutional right आर वायलेटेड। सो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर वायलेट होता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है ही और शी कैन नॉट गो टू द डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्दो पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी, ठीक है, ये कुछ भी अमेंड कर, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये कुछ भी अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड कर सकती है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट हैज बीन इवॉल्व्ड
बाय केशवानंद भारती केस बाय सुप्रीम कोर्ट कि कुछ बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक डेमोक्रेसी, योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मेनी अदर्स, ठीक है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड बेसिक फीचर्स, और इनके अराउंड 20 अराउंड बेसिक फीचर्स है, और इन बेसिक फीचर्स को पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती। सो सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट एंड बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द टर्म लॉ इन द आर्टिकल 13? आप सभी जानते हैं आर्टिकल 13 एक्चुअली डिफाइन करता है, एक तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना जाता है, और आर्टिकल 13 एक्चुअली डिफाइन करता है कि लॉ क्या है। सो ऑर्डिनेंसेस को क्या लॉ मानेंगे? यस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस को क्या लॉ मानेंगे एज पर आर्टिकल 13? यस। गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है जीओज इशू किए जाते हैं उनको क्या गवर्नमेंट लॉज माना जाएगा? तो यस, तीनों ही चीजों को लॉ माना जाएगा एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल करेक्ट है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही जो ऑर्डिनेंसेस विड्रॉ या फिर प्रोक्लेम होते हैं। ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी बिल्कुल सही है, आपको अभी बताया, करेक्ट बताना है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the following are the objective of PESA, Panchayati Raj Extension to the Scheduled Area Act 1996? To extend the provision of Part 9, that is Panchayati Raj of the Constitution relating to Panchayat to the Scheduled Area, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है ये PESA का। To prevent Panchayat at the higher level from assuming parts of the Panchayat at the lower, बिल्कुल ये भी ऑब्जेक्टिव है। To have विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो ये तो बिल्कुल बेसिक फीचर है, इवन पंचायती राज का भी बेसिक फीचर जो है ये यही है, तो ये PESA का भी ये कॉमन फीचर है। सो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द पावर एंड द स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? यू हैव 2 हाउसेस, देयर आर 6 स्टेट्स इनटू द इंडिया विच हैव 2 हाउसेस, वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे अपर हाउस भी बोला जाता है, एंड अनदर इज लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो कुछ पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा, राज्यसभा के पावर इन कंपैरिजन टू द लेजिस्लेटिव हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल काफी ज्यादा है ना, इन कंपैरिजन टू लोकसभा, बट सेम पावर इक्वेशन जो है, सिमेट्रिक पावर इक्वेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इंजॉय नहीं करती विज अ विज लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ कंपैरिजन दिया गया है, 3 सिचुएशन दिए गए और उन सिचुएशन में पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किस किस रिस्पेक्ट में इक्वल पावर एंजॉय करती है विद लेजिस्लेटिव। इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, तो बिल्कुल ये मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को इक्वल पावर एंजॉय करती है। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ CAG ऑफ इंडिया, तो ये दोनों ही के रिपोर्ट को कंसीडर करते हैं, रीड करते हैं। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ही एरियाज में आप देखोगे जो इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर है दैट इज इन इक्वल विद लेजिस्लेटिव असेंबली। विच अमंग द फॉलोइंग टेक ओथ ऑफ डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट क्या ओथ लेते हैं डिफेंड करने का? ऑफ कोर्स लेते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये प्रोटेक्शन का लेते हैं, डिफेंड करने का ओथ नहीं लेते। गवर्नर लेते हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। सो 1 and 3 दैट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर द अथॉरिटीज और द डिग्नेटरीज हु टेक्स ओथ ऑफ डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट बताना है। पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द असेंबली बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द CM, नहीं बिल्कुल गलत है। CM अपॉइंट होने, अगर गवर्नर को बिलीव है कि ये पर्टिकुलर पार्टी का लीडर इसके पास मेजोरिटी है या मेजोरिटी मैनेज कर सकता है यूजिंग द कोलिशन और गवर्नर सेटिस्फाइड है, तो उनको इनवाइट कर सकते हैं पहले कि आप CM का जो है वो आप स्वीरिंग इन करवाओ और उसके बाद जाके हाउस के फ्लोर पे आप अपना जो है मेजोरिटी प्रूव करो। फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months इफ CM डाइज इन द ऑफिस, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है क्या ऑर्डिनेंस अमेंड? नहीं। अनदर ऑर्डिनेंस को अमेंड कर सकता है? यस।
टैक्स लॉज को अमेंड कर सकता है ऑर्डिनेंस, यस। सो 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस बी इज गोइंग टू। गवर्नर लेज रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया आपका तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज यूपीएससी, कैग एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स आप देखोगे गवर्नर लेज डाउन बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है स्टेट में तो। विद रेफरेंस टू द राज्यसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए इंटरेस्टिंगली ऑल्दो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 6 ईयर और लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया था, ठीक है, कि राज्यसभा मेंबर्स का जो टेन्योर होगा दैट विल बी 6 ईयर। इट वाज लेफ्ट टू फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड कि कितना होगा, ठीक है, और पार्लियामेंट एक एक्ट के साथ आई, फाइनली डिसाइड किया गया कि 6 ईयर्स जो है वो होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है और ये अगर गलत है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर। प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व द राज्यसभा एट एनी टाइम, ये भी गलत है। राज्यसभा का टर्म ऑफ फिक्स हो गया है और ये नॉन डिसॉल्विंग हाउस है। तो ओनली आंसर दैट इज लेफ्ट इज थर्ड ओनली, क्योंकि नन का तो ऑप्शन नहीं, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेस करेक्ट बताना है। द प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज पार्डनिंग पावर्स सिट्स एज द कोर्ट ऑफ अपील। नहीं भाई, ये कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, जस्ट मिस कैरिएज। अगर जुडिशरी से कुछ गलतियां हुई है, उन्होंने कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स व्हाइल अवॉर्डिंग एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, सेंटेंसिंग समवन, ठीक है, अगर वो चीजें अगर कंसिडरेशन में नहीं, तो टू अवॉइड मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। इट इज नथिंग कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बाद आप एज अ अपील, ठीक है, एज अ हायरार्की आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते। द पार्डनिंग ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू ऑन एनी ग्राउंड। नहीं भाई, डिले वगैरह होगा, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को भी क्वेश्चन किया गया है। सो करेक्ट बताना है, कोई करेक्ट नहीं है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी। सो बिजनेस बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होते हैं स्पीकर, जनरल पर्पस के भी होते हैं और रूल्स कमेटी, एथिक्स कमेटी के आपके नहीं होते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 कहाँ है, ए में, वो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट जज बना? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट, यहाँ आंसर रिफ्लेक्ट, कई बार ना ये लैपटॉप टच है आपका, स्क्रीन अगर टच हो जाता है तो हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। ही शुड नॉट बी ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल, तो ये बिल्कुल गलत है। ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाई हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट दैट पर्टिकुलर स्टेट्स हाई कोर्ट, तो ये बिल्कुल सही है एंड हेंस ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट ही पूछा गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिलेशन आर इम्प्लीमेंटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। सो ग्रांट इन एड के बारे में जो भी रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस कमीशन, उनके ग्रांट इन एड के ऑर्डर को प्रेसिडेंट के द्वारा उस फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में डाला जाएगा। डेट रिलीफ के बारे में नहीं, सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज के बारे में जो रिकमेंडेशन होगी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है। हिज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस इज डिटरमिन्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं भाई, गवर्नर। ही इज रिमूव्ड इन अ मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, सो ये बिल्कुल सही है एंड हेंस 2 is going to be the right answer. With reference to the Central Council of the Local Government, consider the following statement. Central Council of Local Government जो है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, बिल्कुल सही। इट इज चेयर्ड बाय महुआ, चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, बिल्कुल सही। इट प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन ऑन द पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू द LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट बताना है। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस 721 to 740 until we come up with the next video. Till then, bye bye.